गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं। ठीक, इनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेंजीन का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु उसमें संतरण क्या होता है। आपको पता होगा बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है, चक्रीय संरचना, ये संरचना जो है ये दी थी किसने? कैकुले। बेंजीन की ये जो चक्रीय संरचना है इसे कैकुले ने दिया। यदि आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि बेंजीन में जो हर कार्बन परमाणु है वो किससे जुड़ा होता है? एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, मतलब एक पाई बंध से जुड़ा होता है। बेंजीन में हर कार्बन परमाणु जो है वो एक पाई बंध से जुड़ा होता है। देख लीजिए आप, ये एक पाई बंध से जुड़ा होता है, ये कार्बन भी एक पाई बंध से जुड़ा है। ठीक, ये कार्बन भी एक पाई बंध से जुड़ा है, ये कार्बन भी पाई बंध से जुड़ा है, ये भी पाई से जुड़ा है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। तो जब कोई कार्बन परमाणु दो पाई बंधों से जुड़ा होता है तो उसका संकरण होता है sp। जब एक पाई बंध से जुड़ा होता है तो संकरण होता है sp2, और जब पाई बंधों की संख्या शून्य होती है तो संकरण होता है sp3। तो चूंकि बेंजीन में हर कार्बन परमाणु एक पाई बंध से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका जो संकरण है वो कौन सा होगा? sp2। ध्यान रखिएगा, यदि किसी कार्बन परमाणु में दो पाई बंध कैसे हो सकते हैं? कुछ इस प्रकार से, ये इन दोनों कार्बन परमाणु से दो पाई बंध लगे हुए, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर और नीचे दो पाई बंध होते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में संकरण कौन सा होगा? sp। इसके अलावा कभी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, ये इस तरीके से, इसमें ये कार्बन परमाणु एक और एक दो पाई बंध से जुड़ा है, तब भी इस कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होगा? sp। लेकिन बेंजीन में जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनमें केवल एक ही पाई बंध है, इसलिए इनका संकरण जो क्या होगा? वो होगा sp2। ध्यान रखिए। ठीक, इसी प्रकार से अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे कि हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है। तो हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु में sp3 संकरण होता है, और ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है? तो sp2 संकरण होता है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर इस संरचना में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने सिग्मा और पाई बंध, कितने सिग्मा व पाई बंध है। ये जो संरचना दिख रही है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई? चलिए, तो हम यहाँ पर इस संरचना को सबसे पहले बना लेते हैं अच्छे तरीके से। ये रिंग संरचना मतलब क्या हो गया कि 1 3 5 या 2 4 6 पे क्या है? डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कितने सिग्मा और कितने पाई बंध है। तो पहले पाई बंध गिन लेते हैं पर डबल बॉन्ड। तो एक पाई ये है, एक पाई ये है, एक पाई ये और एक पाई ये है। कितने पाई की? 4 पाई देख लो, आपको खबर है, ये लिखा हुआ है 4 पाई लिखा हुआ है, और कहीं 4 पाई लिखे नहीं, मतलब यही ऑप्शन है। ठीक, पाई बंध गिन लिया हमने, सिग्मा भी गिन लेते। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक, 9 सिग्मा। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा। हमें सबसे पहले पाई बंधों की गणना कर लेनी है। तो डबल बॉन्ड में एक पाई होगा, तो 1 2 3 और 1 4 पाई अपन चेक कर लिए, कहीं और 4 पाई नहीं, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। सिग्मा गिनने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने गिन के बताया। अब इसके बाद नैप्थेलीन अणु में कितने पाई बंध हैं। अब ये नैप्थेलीन एंथ्रासीन है ना, नैप्थेलीन की संरचना में बता रहा हूँ। एंथ्रासीन की संरचना आपको देख करके और उसमें मतलब 11वीं की बुक में मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एंथ्रासीन की जो संरचना है, जैसे नैप्थेलीन अणु में बना के दिखा रहा हूँ, एंथ्रासीन की संरचना बना करके और उसमें कितने पाई बंध हैं ये आपको मुझे बताना होगा। तो नैप्थेलीन की संरचना किस प्रकार से बनती है, चलिए देख लेते हैं। 2 बेंजीन रिंग जो होते हैं वो नैप्थेलीन बनाते हैं, और 3 बेंजीन रिंग जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंथ्रासीन बनाते हैं। ध्यान रखिए, 2 बेंजीन रिंग जो होते हैं वो नैप्थेलीन बनाते हैं। तो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है 1 3 5 में, और यहाँ पर इस कार्बन में, क्योंकि इधर तो आ चुका है डबल बॉन्ड। ठीक, तो 1 3 5 और यहाँ पर भी 1 3 5 इस तरीके से। अब यहाँ पर पाई बंधों की संख्या पूछ रहा है नैप्थेलीन, तो नैप्थेलीन में पाई बंधों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये नैप्थेलीन का अणु सूत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान। नैप्थेलीन का अणु सूत्र बताना
यहाँ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 4। यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से टोटल कार्बन कितने हो गए, 10 C10, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर नेपथलीन का अणु सूत्र हो जाता है C10H8, संरचना आपके सामने है, और पाई बंधों की संख्या डबल बॉन्ड वाले में 1 2 3 4 5, टोटल 5 पाई बंध इसमें, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक। फिर इसके बाद आता है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। मैं बता दूं आपको कि लैक्टिक अम्ल जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, समावयवता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो लैक्टिक अम्ल जो है इसका सूत्र होता है CH3 CHOH और बंध COOH, CH3 CHOH COOH। अब इसकी संरचना बनाने के लिए अपने को जगह चाहिए, चलिए मैं वहां बना के दिखाता हूँ, आप देख लें और उसके बाद फिर आप बना लेंगे। तो ये हो जाएगा CH3 बंध OH बंध H और बंध COOH, ये है लैक्टिक अम्ल, ठीक। अब ये प्रकाशिक समावयवता किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, ये देखिए, क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होगा, मतलब जैसे का तैसा नहीं बनेगा, जैसे कि अपनी चर्चा हुई थी पहले, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, ये इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, ठीक है ना, तो वो प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र आपके सामने संरचना मैंने बना के दिखा दी, ये डी रूप है, वो एल रूप है, ध्यान रखिएगा। और मतलब लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी है, 2। लैक्टिक अम्ल के समावयवियों की संख्या 2 है, एक डी है और एक एल है। इन दोनों के मिश्रणों को क्या कहते हैं, रासायनिक मिश्रण कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लैक्टिक अम्ल में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होती है, 2 समावयवी होते हैं, सूत्र ये है, और प्रकाशिक समावयवता उस तरीके से आपको वहां पर बताइए, ठीक। फिर ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है, तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कंडीशन क्या है कि द्विबंध के एक ओर 2 समान समूह और दूसरी ओर 2 समान समूह या समान समूह होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब द्विबंध वाले कार्बन से 2 भिन्न समूह जो है वो जुड़े होने चाहिए, द्विबंध वाले कार्बन से। तो देखिए इन चारों, यहाँ देखेंगे 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटाइन 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटेनॉल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता, ठीक। फिर इसके बाद 2 ब्यूटेनॉल अल्कोहल है, ये भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता, ठीक। 2 ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता। 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड, ईन है आखिरी में, डबल बॉन्ड, तो इस तरह से ये ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करेगा। 2 ब्यूटीन, ध्यान रखिएगा, 2 ब्यूटीन का जो संरचना सूत्र है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, CH3 बंध CH डबल बॉन्ड CH और बंध CH, ठीक। 2 ब्यूटीन ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है, ठीक। किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा उसका भी छोटा सा रूप देख लीजिए। लैक्टिक अम्ल का सूत्र तो आपने लिख लिया होगा, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से दिखाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, ये दोनों कार्बन बीच वाले, ठीक। इधर हाइड्रोजन इधर CH, और यहाँ पर इधर हाइड्रोजन इधर CH, ठीक। यदि यहाँ भी CH, यदि इस तरफ अपन CH3 कर देते और इधर H कर देते तो ये हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन, समान समूह एक तरफ, और यदि हम CH3 को इस तरफ कर देते हैं और H को इस तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 असमान समूह, दूसरी तरफ भी 2 असमान समूह, तो ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूटीन। तो इस तरह से ये है 2 ब्यूटीन, ये ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एल्डिहाइड में नहीं आएगा, एल्कोहल में नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं आएगा, डबल बॉन्ड में आएगा, ईन, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये समावयवता का प्रदर्शन हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, किरेल संरचना कौन सी, यदि हमें किरेल संरचना पहचाननी है तो हमें किरेल कार्बन पहचानना होगा। यदि हमें किरेल संरचना पहचाननी है तो उसके लिए हमें किरेल कार्बन पहचानना होगा, और किरेल कार्बन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, वह कार्बन जिससे 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं वो किरेल कार्बन होता है। वह कार्बन जिससे 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं, ठीक है ना, वो किरेल कार्बन होता है। तो देखिए इसमें ये किरेल कार्बन, मतलब हमें अब किरेल कार्बन पहचानना पड़ेगा। जिस संरचना में किरेल कार्बन मिल गया मतलब वो किरेल संरचना।
ठीक, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो एक ही प्रकार के 3 समूह होगा, ये नहीं हो सकता। इस कार्बन की बात करें तो इससे 2 मैथिल समूह जुड़े, ये भी किरैल कार्बन नहीं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, ये भी किरैल कार्बन नहीं। ठीक, आगे चलते हैं इस तरफ, ये इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये किरैल कार्बन नहीं। याद रखिएगा किरैल कार्बन वो होता है जिससे 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं, जिससे 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं वो किरैल कार्बन होता है। ठीक, तो इससे 3 एक जैसे समूह जुड़े, इससे क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, एक क्या जुड़ा है OH, एक क्या जुड़ा है CH2OH, और एक क्या जुड़ा है CH3। ठीक, अब यदि हम ध्यान दें तो ये हमारा बन रहा है थर्ड नंबर जो है, ये राइट आंसर बन रहा है। कैसे, आप देखिए ये किरैल कार्बन की पहचान कर ली है मैंने, ये हाइड्रोजन को मैं निकाल के नीचे कर दे रहा हूँ, ये OH को मैं कहाँ कर दे रहा हूँ, ऊपर कर दे रहा हूँ, और ये बंद यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए इस कार्बन से ये CH3 एक अलग समूह, OH एक अलग समूह, CH2OH एक अलग समूह, और H एक अलग समूह, 4 भिन्न समूह इस कार्बन से जुड़े हैं, तो ये किरैल कार्बन है। और जब ये कार्बन किरैल कार्बन है तो ये संरचना भी कौन सी कहलाएगी, किरैल संरचना। इसमें भी किरैल कार्बन 100% नहीं होगा, और यहाँ पर भी देख लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े, और ये कार्बन भी नहीं है क्योंकि 2 मैथिल समूह जुड़े। 4 भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए, वो आपके सामने है किरैल संरचना। किरैल कार्बन की पहचान कर ली हमने। C4H8 अणु सूत्र वाली जो एल्कीन है उसके अधिकतम समावयवियों की संख्या कितनी है? तो C4H8 अणु सूत्र वाले जो एल्कीन है उसके अधिकतम समावयवियों की संख्या यदि हमें बनाना है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला समावयवी तो इसका ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। गिन लीजिए 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन 3 2 5 और 6 6 और 2 8 हाइड्रोजन। ठीक, पहली संरचना ये। दूसरी ये बन सकती CH3 बंद CH डबल बॉन्ड CH2 और बंद CH3। गिन लीजिए एक यहाँ पर ये बनेगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। ये अपना 2 ब्यूटीन, ये है 1 ब्यूटीन, ये है आइसोब्यूटीन, 1 ब्यूटीन आइसोब्यूटीन, 2 संरचनाएं बनेंगी। और आगे चलते हैं तो और आगे ये बनेगा साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से ये तीसरी संरचना बन गई। चौथी संरचना ये बन सकती है C डबल बॉन्ड C बंद H बंद CH3 बंद CH3। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन। फिर इसके बाद अगली संरचना ये बन सकती है C डबल बॉन्ड C बंद H बंद CH3 बंद H बंद CH3। इसमें भी गिन लीजिए बंद CH3 बंद H, इसमें भी गिन लीजिए 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 और 3 6 1 7 और 1 8। ठीक, और बन सकती है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। एक और बन सकता है ये वाला CH3 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 CH2, और इस तरह लिया जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइक्लोप्रोपेन, मेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से समावयवियों की संख्या कितनी होगी 6। समावयवी निकालना बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप अभ्यास करें तो पुस्तक में जितनी भी उदाहरण दिए हैं सबको अच्छे तरीके से बना के देखें तो बड़ी सरलता से बना सकते हैं। तो C4H8 अणु सूत्र वाले एल्कीन जो है उसके अधिकतम समावयवियों की संख्या कितनी है तो मैंने बता दी है। ये है 1 ब्यूटीन, ये है 2 मेथिल प्रोपीन, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है सिस 2 ब्यूटीन, ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये है मेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 समावयवी। अब C4H10O के संभव समावयवियों की संख्या कितनी है, इसके भी समावयवी पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि इसके संभव समावयवी है 7। अब आपको इसके 7 समावयवी एक पेज में बना करके ग्रुप में सेंड करने, कितने लोगों से बनता है देखते हैं। ठीक है, उत्तर मैंने बता दिया है 7 है, लेकिन कैसे बन सकते हैं ये सभी के लिए जो C4H8 अणु सूत्र वाले एल्कीन ये जो समावयवी इनको बनाना है। अब यदि वो कहता कि खुली श्रृंखला वाले कितने समावयवी हैं, खुली श्रृंखला वाले, तो ये बंद संरचना वाले 2 समावयवी छोड़ देते तो 4 होता है ना। यदि मान के चलो ऐसा कहते थे कि C4H8 अणु सूत्र वाली एल्कीन के अधिकतम खुली श्रृंखला वाले समावयवी कितने, तो खुले वाले हैं 1 2 3 4।
वो दोनों बंद। और यदि कहता बंद समावेगी संख्या कितनी है तो हम कहते हैं 1 और 1 2। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अपने को बताया गया है कि C4H10O के संभव समावेगियों की संख्या कितनी, तो मैंने उत्तर दे दिया 7। संरचना आपको बना के सेंड कर। फिर इसके बाद ग्लूकोज के प्रकाशिक समावेगियों की संख्या कितनी, तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक, 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो ग्लूकोज के प्रकाशिक समावेगी हम देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। तो ग्लूकोज के प्रकाशिक समावेगियों की संख्या जो है मैं आपको बता दूं 16 है। ग्लूकोज के प्रकाशिक समावेगियों की जो संख्या है वो कितनी है, 16 है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये भी आ सकता है ना, प्रकाशिक समावेगी 16। तो आपको ये संख्या याद रखनी है, मैं 16 बना के नहीं दिखा सकता, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, फिर 2 खालिस्तान को मिलाने पर रासायनिक मिश्रण बनता है। तो आपको याद होगा 2 प्रकाशिक समावेगी जो होते हैं D और L, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। तो 2 कौन से प्रकाशिक समावेगियों को, प्रकाशिक समावेगी कौन से D और L, ठीक है, उनको मिलाने से रासायनिक मिश्रण जो है वो तैयार होता है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्न आपको आपकी 11वीं की बुक में मिलेंगे, उनको पढ़ना है। और यदि आपके पास GNT की कोई बुक है तो उस बुक में भी इस टाइप के जो प्रश्न है वो देखिए, है ना। और उसके बाद जो नहीं बनता तो उसे सेंड कीजिए, तो फिर उसका उत्तर मैं दूंगा। ठीक, तो कल तो नहीं, मैं आज एक और वीडियो आपको मतलब इसका सेंड करूंगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को नोट कर लेना है आपको सभी को और आगे ध्यान देना।